नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां छेड़छाड़ में अमेरिका में पढ़ने वाली एक छात्रा की जान चली गई। कुछ मनचलों से बचने के लिए उस कोशिश में उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई। भाई भी गंभीर रूप से जख्मी है। आपको बता दें कि छेड़खानी के चलते जान गंवाने वाली सुदीक्षा ने अपनी मेहनत के बल पर अपना मुकाम हासिल किया था। पुलिस प्रशासन इसको दुर्घटना बता रहा है, उनकी थ्योरी अलग है। लेकिन आज बड़ी बहस में हम इस मसले पर अपने पैनल से एक सार्थक चर्चा करना चाहते हैं। सवाल यही होगा, और बिल्कुल सीधा सवाल होगा, कि यह हत्या है या फिर यह दुर्घटना है। ये पूरा घटनाक्रम यानी सुदीक्षा, ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरा एक्सीडेंट बुलंदशहर में हुआ, लेकिन पूरे देश में आक्रोश है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, वो भी सुनिए। बुलंदशहर डीएम का कहना है कि कल सुबह सुदीक्षा भाटी अपने भाई के साथ बाइक से अपने मामा के घर जा रही थी। औरंगाबाद से 3 किलोमीटर पहले ट्रैफिक की वजह से उनके आगे जो व्यक्ति चल रहे थे, अपनी बाइक पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, उन्होंने एकाएक ब्रेक मार दी और इस वजह से यह एक्सीडेंट हो गया। सुदीक्षा के परिवार वालों का आरोप है कि सड़क हादसे में उसकी मौत तब हुई जब स्कूटी पर वो जा रही थी और बुलेट सवार युवक ने उसके साथ छेड़खानी की थी। इसी बीच मनचले से बचने के दौरान सुदीक्षा ने स्कूटी का संतुलन खो दिया, जिससे सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सुदीक्षा को 20 अगस्त को अमेरिका वापस लौटना था। काबिल छात्रा थी, होनार छात्रा थी। अपनी मेहनत के दम पर यूपी इंटर बोर्ड टॉपर सुदीक्षा रह चुकी थी। जून के पहले हफ्ते में वो अमेरिका से वापस अपने परिजनों से मुलाकात करने आई थी, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि यह मुलाकात अपने परिजनों के साथ उसकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। अमेरिका में करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास स्कॉलरशिप मिली थी। आप पढ़ते हैं, आप अभिभावक हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं। आप समझिए इस बात को कि किसी छात्रा को अगर 4 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो छात्रा किस तरह की रही होगी, किस तरह की वो टॉपर रही होगी, किस तरह का उसका दिमाग रहा होगा, और ऐसे छात्रों की, ऐसे छात्राओं की देश को कितनी जरूरत है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले में राजनीति भी चरम पर है, लेकिन सबसे पहले परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनना जरूरी है। हम यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाके फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। बुलेट से 2 लड़के आए, उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने बताया कि इसे आप बुलंदशहर ले जाओ, मामला ख़राब है, कुछ नहीं है। तो अलग अलग रिएक्शन इस पूरे मामले में आ रहे हैं। बुलंदशहर मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी HC अवस्थी क्या कुछ कह रहे हैं, उनका रुख भी सुनिए जरा। वहाँ पर जो हमारी वैन है PRV, जो सबसे पहले स्पॉट पे पहुँची थी, उसका जो स्टाफ है उनसे भी लोकल पुलिस ने बात करी है। कोई स्टंट की बात वहाँ पर नहीं उस टाइम पर आई है, और जो उनका भाई है उसका भी जो वर्जन पता लगा है लोकल पुलिस को, उसमें स्टंट की बात नहीं है, एक्सीडेंट की बात उन्होंने करी है। लेकिन हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रख करके इसको देख रहे हैं, ओपन माइंड से केस को देख रहे हैं, और चूँकि एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पुलिस प्रशासन को आपने सुना, प्राथमिक तौर पर प्रथम दृष्टिया इस पूरे मामले को एक एक्सीडेंट के तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन जो परिजन कह रहे हैं
क्या उन्हें इग्नोर कर दिया जाए? क्या उन बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए? और क्या पूरी थ्योरी, क्या सवाल सिर्फ यही रह जाएंगे कि ये एक्सीडेंट था या फिर ये हत्या है, ये छेड़खानी से जुड़ा मामला है? और अगर ये छेड़खानी से जुड़ा मामला है तो सवाल उठना लाजमी है। इन्हीं सवालों को लेकर अपने पैनल को इंट्रोड्यूस आपके साथ करवाना चाहूंगा। बीजेपी से वैभव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से अजय अरोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी किस तरह से इस पूरे हादसे को देख रही है, इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है, तारिक अहमद लारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि स्वागत करने वाला मूड इस वक्त है नहीं, जिस तरह की परिस्थितियां सामने हैं। शुरुआत लारी साहब से करूंगा। लारी साहब, सपा को तो हम लगातार देख रहे हैं, आप विधानसभा घेराव से लेकर सड़कों तक आप हमें नजर आ रहे हैं। प्रथम दृष्टिया आपको क्या कुछ लगता है, ये एक्सीडेंट है या छेड़खानी से जुड़ा मामला है? जो एक्सीडेंट के रूप में हो गया है, इसमें जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए वो 304 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अनइंटेंशनल हत्या का। ठीक। जो कानूनी लैंग्वेज जो उसकी आएगी, जो कोर्ट में जो मुकदमा प्रस्तुत होना चाहिए वो अनइंटेंशनल हत्या का मुकदमा ही दर्ज होगा। साथ में जो छेड़खानी के और लड़कियों को इस तरह का परेशान हैरेसमेंट करने का मुकदमा है वो तो दर्ज होंगे ही होंगे। लेकिन क्योंकि एक डेथ हो गई है और उन लोगों की लापरवाही से डेथ हुई है कि लड़की या लड़की के चाचा या मामा या भाई जो भी साथ में था उनकी वजह से डेथ नहीं हुई, डेथ उस बुलेट वाले की लापरवाही से हुई है, जिसने जो हरकत की उसकी वजह से ये लोग हड़बड़ा के गिर गए और लड़की की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। तो 304 का मुकदमा अनइंटेंशनल हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। लारी साहब, एक्सीडेंट को हम हिंदी में हादसा ही कहते हैं। एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, लेकिन ये एक्सीडेंट था या छेड़खानी से जुड़ा मामला था? सवाल तो अब यहां पर आकर अटक गया है ना। और बार बार अगर देखिए, हाँ बिल्कुल लगातार ये छेड़खानी, हाँ ये छेड़खानी का ही मामला, छेड़खानी का मामला है। बिल्कुल छेड़खानी का ही मामला है। ठीक। छेड़खानी के साथ साथ उसमें डेथ हो गई है, हाँ। क्योंकि एक्सीडेंट से हुई है, किसी चीज के लड़ने से हुई है। जाके खुद अभी जो एक साहब इनके थे रिश्तेदार वो बता रहे हैं, ठीक है। बुलेट ने आगे ब्रेक मारा, हम जाके पीछे से भिड़ गए और लड़की ऐसे गिर गई, हम ऐसे गिर गए। तो ये अनइंटेंशनल डेथ का ही मामला बनेगा, जानबूझ के हत्या का मामला नहीं बनेगा। ये अनइंटेंशनल हत्या का मामला 304 का मामला बनेगा, 304 का, बिल्कुल। मर्डर। लारी साहब, आप बने रहे हमारे साथ। अभी तो बिल्कुल डिबेट की शुरुआत की है, पहला रिएक्शन बस मैं आपसे जानना चाहता था। अजय अरोड़ा साहब, कांग्रेस किस तरह से इसको देख रही है? क्योंकि कांग्रेस भी बहुत एक्टिव है, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, हर कोई पत्र लिखता है कानून व्यवस्था को लेकर। और ये पूरा मामला, इसको हम एक्सीडेंट के तौर पर देखें या कानून व्यवस्था कितनी लचर है उस तौर पर देखें? अजय अरोड़ा साहब। रोहित जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी, जब ये सुनते हैं ना और उत्तर प्रदेश देखते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं अपराध प्रदेश, तो आंखें नम होती हैं। जिस प्रकार से सुधीक्षा भाटी जी, भारत की बेटी जिसने इंटरमीडिएट में टॉप किया उत्तर प्रदेश में जी, और उसे हिंदुस्तान HCL 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप दे के वो बाहर पढ़ने जा रही हो और अपने देश का नाम रोशन कर रही हो। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश से, जवाब दे उत्तर प्रदेश। और किस प्रकार से बेटियां कितनी सुरक्षित हैं आप देखिए। हापुड़ में अभी, मेरठ में लड़की किस प्रकार से जिंदगी मौत से लड़ रही है, कैसी दरिंदगी उसके साथ हुई। ये उत्तर प्रदेश है, ये अपराध प्रदेश है, इन पे लगाम लगनी चाहिए। और उस बेटी जितनी भी बेटियां भारत की बेटियां देख रही होंगी, उनके पिता माता अभिभावक भाई बहन सब सोच रहे होंगे कि देश में हो क्या रहा है, ये देश में क्या हो रहा है, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, हमें इसे देखना पड़ेगा। बच्चियां पूरे हिंदुस्तान की, ये जो भाटी बेटी है सुधीक्षा, ये एक बुलंदशहर की बेटी नहीं है, एक दादरी की बेटी नहीं है, एक पूरे हिंदुस्तान की बेटी खो दी हमने, बिल्कुल भविष्य खो दिया। और ये संवेदनाएं सबकी हैं अजय साहब, आपकी भी हैं, हमारी भी हैं और सबकी होनी चाहिए। समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है। अब रुख करेंगे बीजेपी प्रवक्ता का। वैभव, सबसे अंतिम में आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि सरकार आपकी है, और आप मुझे सबसे पहले बता दीजिए, आपने भी इस पूरे मामले को देखा होगा, सुना होगा, ऑफिसर से बातचीत की होगी। आप इस मामले को एक्सीडेंट के तौर पर देख रहे हैं या छेड़खानी के तौर पर देख रहे हैं? कानून व्यवस्था किस तरह की है इस मामले पर देख रहे हैं?
देखिए रोहित, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपकी आवाज में और सुर मिला के बोलूंगा कि ना तो गुड इवनिंग कहने का लायक एक बिल्कुल। ऐसा मसला है और ना कोई ऐसा मसला है। ये तो ऐसा मतलब जहाँ पे हम लोग और मैं आप कई बार ये भी बात हो रही है कि मैं संकोच नहीं करूंगा इसमें कहने में कि जहाँ पे हम पिछले 3 साल में 4 साल के राज में यूपी सरकार के अधीन हम ये बात कर रहे हैं कि हम महिलाएं देर रात तक आजकल घूम सकती हैं, सैर करने जा सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधरी है उस और ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ी है, कितने ही एनकाउंटर हो गए, जो अपने ये गुंडागर्दी थी वो कम हो गई। वहीं पे घूम फिर के अगर फुल सर्कल इस बात को आते हैं और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हैं और उस पर सवालिया निशान लगाते हैं, तो बेशक आपका, मेरा, सबका, अजय जी का, सबका एक प्रश्न पूछना लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी इस समय एसएसपी संतोष इस चीज की छानबीन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें इंतजार करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन होगी और हमें ये पता चलेगा कि क्या मसला हो रहा है। देखिए, एक एडवांटेज ये है कि पिछले 4 साल में, अगले साल इलेक्शन है यूपी में, पिछले 4 साल में हमने सिस्टम को पारदर्शी बनाने की कोशिश करी, जो त्रुटियां थी वो ठीक करने की कोशिश करी। पहले जब यूपी में एफआईआर, जब आप कोई थाने पे गया परिवाद लेके और थाने पे कोई जाके ये बोलता है कि उसको एफआईआर लिखवानी थी, तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। अब नहीं होता। सिस्टम बहुत टाइट हो गया है, पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है। लेकिन अगर हम चाहें कि जादू की छड़ी हो सकती है तो हो नहीं सकता। और ये बहुत ही दुख की बात है जो हमारी भारत की बेटी के साथ हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि हमें इस पे राजनीति करनी चाहिए। सरकार का जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और कोई भी नारे उसके ऊपर बीच में लाने चाहिए। ये एक इंसिडेंट हुआ है। वैभव, देखिए, हम law and लगातार order आपसे के बात नजरिए करते से हैं, इसको देखना हम आपको सोशल मीडिया पर भी फॉलो करते हैं। बेटी बचाओ, आगे बढ़ाओ, उसको पढ़ाओ, ये नारा किसी पार्टी का नहीं हो सकता, ये तो पूरे देश का नारा है। ये इस बात से बिल्कुल तारुफ हमारे साथ एसपी के भी करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, लारी साहब, हमारे साथ अजय अरोड़ा साहब भी करेंगे, और इस बीच हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन अपनी पीसीआर टीम को मैं कहना चाहूंगा कि एक बार, क्योंकि नाम यहां पर हमारे गेस्ट के कुछ गलत चल रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, उनको एक बार ठीक कर लें। ये बहस लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह होगी कि इस पूरे हादसे के बाद किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। लारी साहब का रुख करना चाहूंगा अब मैं। लारी साहब, देखिए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल साफ है, वो कह रही है कि हम सड़कों पर उतरे हुए हैं और कानून व्यवस्था को लेकर घेरने की बात अखिलेश यादव भी कह चुके हैं। और इस पूरे प्रकरण को सिर्फ हम इस एक हादसे को नहीं देख रहे, इससे पहले भी आपको याद होगा विक्रम जोशी पत्रकार जो थे जिनके सर पे गोली मार दी गई, 16 तारीख को उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और 24 तारीख से पहले उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को फोन किया था और कहा था कि जनाब, मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी, वो बदमाश अब मेरे घर के नीचे घूम रहे हैं। नहीं सुना पुलिस प्रशासन ने। अगर योगी सरकार इतनी एक्टिव है, अगर योगी सरकार इतनी मुस्तैद है, तो पुलिस प्रशासन इतना पस्त क्यों नजर आता है? लारी साहब। रोहित भाई, इधर आवाज नहीं आ रही है, फोन कटा हुआ है। कोशिश करेंगे आपसे संपर्क हो। यही सवाल मैं अजय अरोड़ा जी से पूछता हूं। अजय जी, आपने मेरी आवाज सुनी? जो सवाल मैंने पूछा कानून व्यवस्था को लेकर, सिर्फ एक हादसा नहीं, विक्रम जोशी भी याद है ना हमें, किस तरह से उनकी बेटियों के सामने उनके सर में गोली मार दी गई। अगर योगी सरकार इतनी एक्टिव है, इतनी मुस्तैद है, तो पुलिस प्रशासन इतना सुस्त क्यों नजर आता है यूपी में? ये रोहित जी, जो वैभव जी ने बात की कि पुलिस दुरुस्त हो गई है, जिस प्रकार से हमने पत्रकार साथी विक्रम जोशी, जिसकी भांजियों को सामने छेड़ा गया जी, और उससे 2-3 पहले भी थाने में प्रयास किया कि रिपोर्ट कराएं और उसकी अनदेखी की गई। अगर वो अनदेखी ना होती तो विक्रम जोशी हमारे बीच होता और आज अखबार में लिख रहा होता, एक हमने निर्भीक पत्रकार खो दिया। ये पूरी कानून की व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और होना भी चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है कि वैभव जी नेता ना लें कि अगर आपने, वैभव जी ने पीठ थपथपाई किस प्रकार से हमारी कानून व्यवस्था बढ़िया हो गई, तो इस समय कानून व्यवस्था बढ़िया होती तो विक्रम जोशी हमारे बीच में आज होते, जीवित होते। और अजय अरोड़ा साहब, एक नाम नहीं है, ऐसी फेहरिस्त है, ऐसी फेहरिस्त है।
आप और हम यही सोच के तो वोट देते हैं ना कि एक बेहतर वातावरण में हम लोग सांस लेंगे, हमारे परिजन सेफ होंगे, उनकी सिक्योरिटी होगी, उनकी सुरक्षा होगी। रोहित जी, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं इतना जरूर बोलता हूं, जब से सरकार बनी है जितने अपराध, देखो पुलिस वालों की शहादत हुई, पुलिस वालों की शहादत हो गई, और इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पहली बार किसी प्रदेश में 8 पुलिस वालों की हत्या हो गई। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं बिना भूमिका के, बिना किसी बात के ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने वैभव जी को कि इन पे सख्ती होनी चाहिए। और प्रशासन विफल है, असफल है, कानून व्यवस्था चरम सीमा पार कर गई है। और उत्तर प्रदेश और हमारा सबसे बड़ा राज्य देखिए, और सबसे ज्यादा क्राइम इसी में हो रहे हैं। और रोहित जी, मैं नहीं, जितने चैनल खोलो, पहले तो अब तो उत्तर प्रदेश सुनने को मिल रहा है जब से राम जन्मभूमि का वो है, लेकिन इससे पहले अपराध प्रदेश कहते थे, अपराध प्रदेश। जी, जितने अपराध इन वर्षों में हुए, जहां से गोरखपुर से जहां से योगी जी आते हैं, उनके क्षेत्र में क्या हुआ देखो ना आप, जहां से वो सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, और जहां से वो आते हैं, जहां मठ के वो मठाधीश भी हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए वाकई अरोड़ा साहब। और पता है, इस बैठक में जैसे मैंने शुरुआत की, किसी का वेलकम करने का बिल्कुल मन नहीं था। देश ने एक बेटी को खोया है, और जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है, और हम हर कोई ये उम्मीद कर रहा है, चाहे उस राज्य में कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, या अन्य दलों की सरकार हो, सरकार चुनते हैं एक उम्मीद के साथ, और अगर इस तरह के हादसे होते हैं किसी भी सूबे में तो सबको दुख होता है। लारी साहब भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लारी साहब, देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर एक सवालिया निशान कम से कम लोगों के मन में आएगा। हम सिर्फ इस एक हादसे को नहीं देख रहे। अभी मैंने जिक्र किया विक्रम जोशी पत्रकार का, उससे पहले भी एक लंबी फहरिस्त है, आधा घंटा उन्हीं नामों में निकल जाएगा। व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए ना, ये तो सपा भी चाहती होगी, कांग्रेस भी चाहती होगी, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी भी चाहती है, सब कोई चाहता है। इस प्रदेश की बात ना करिए, इस पूरी दुनिया की बात करिए। दुनिया में चाहता है आदमी कानून व्यवस्था उसके शहर, उसके गली, उसके मोहल्ले, उसके देश, उसके प्रदेश में दुरुस्त रहे। तो हम लोग भी चाहते हैं, वैभव भाई भी चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने का काम किसके हाथ में? ये काम हाथ होता है, इसलिए गृह मंत्री भी होता है, लेकिन गृह मंत्रालय खुद योगी जी के पास है। डीजीपी अपॉइंट है, डीजीपी साहब का आप बयान सुन रहे हैं, मतलब ऐसा बयान मैंने आज तक सुना ही नहीं। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए, इससे बेहतर है बयान ही ना दे, बयान ही ना दे। आप तो पहले ही उसको हादसा कह दे रहे हैं, आप तो छेड़खानी की बात को मानने को तैयार नहीं है। जब किसी की बिटिया के साथ छेड़खानी होती है, क्या यही लड़की है? ये कितनी होनहार लड़की थी, आगे जाके कुछ बनती, इस देश का नाम रोशन करती। ठीक है, चलिए, देश का नाम ना भी रोशन करती, बिटिया बिटिया है, चाहे वो बहुत पढ़ लिख जाए, चाहे वो ना पढ़े लिखे। क्या गांव में बिटिया नहीं रहती हम लोग के? क्या वहां पर रेप नहीं हो रहा है? 6 साल की बच्ची, वो अगर क्या 6 साल की बच्ची का रेप कौन जानवर करता है? क्या किया जा रहा है? ये हम लोग इस चीज को रोकने की कोशिश करें। डिबेट सिर्फ डिबेट करने से रुक नहीं जाएगा। हम लोग को अपने घर के अंदर भी, अपने लड़कों को भी, वैभव जी आपका भी लड़का होगा, मेरा भी लड़का है, मैं सिखाता हूं कि लड़कियों के साथ क्या करना है, कैसा व्यवहार करना है। लेकिन आप घर के अंदर ये चीज नहीं सिखाएंगे तो नहीं होगा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं बदली लारी साहब, क्योंकि आप तो ग्राउंड पर रहते हैं। बिल्कुल नहीं बदली, तो मैं एनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं, एनकाउंटर्स का डर नहीं है? देखिए, बदतर हो रही है। एनकाउंटर का डर किनको है इस समय? एनकाउंटर का डर सिर्फ ब्राह्मणों को है। अच्छा, सिर्फ ब्राह्मणों को चल रहा है एनकाउंटर का डर, और किसी को डर नहीं है। आप पूरी लिस्ट उठा के देखिए, क्रिमिनलों की पूरी लिस्ट मेरे पास है। तो कितने करीब, एक मिनट भाई, एक मिनट, आज ही वो लिस्ट मेरे पास आई है। एक साहब है, उन्होंने पूरी लिस्ट ठाकुर क्रिमिनलों की दी है। ठीक है, करीब 35 नाम है इस लिस्ट। लारी साहब, वो लिस्ट आप हमें फॉरवर्ड कीजिएगा, उस पर भी हम देखेंगे, उस पर भी प्रोग्राम कर लेंगे। वैभव अग्रवाल, देखिए, रियली सॉरी टू से, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, नागरिक होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। राम राज्य तो, राम मंदिर तो बन ही जाएगा, वो कहीं नहीं जा रहा, वो बन जाएगा,
लेकिन राम राज्य भी तो आना चाहिए। आप इतनी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा संगठन, और आपसे लोग प्यार करते हैं, ये आप भी जानते हैं। उनकी उम्मीदों के बारे में सोचिए वैभव जी, क्या सरकार इस दिशा में वाकई सीरियस है? स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित जी, लेकिन मेरा एक आप सरकार बिल्कुल सीरियस है। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूं, मैंने अपने पिछले वक्तव्य में भी यही कहा था अभी 10 मिनट पहले। देखिए तारिक भाई और अजय भाई ने ना आज दिल की बात करी है, आज राजनीति की बात नहीं करी है। ये सबसे अच्छी चीज है इस डिबेट की जी। हाँ, जिस लिहाजे में दोनों ने बोला है, आज दिखता है कि वो ना सिर्फ कांग्रेस ना सिर्फ सपा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बात कर रहे हैं, लीडर जिसको कहते हैं। तो जनप्रतिनिधि एक लीड बाय एग्जाम्पल कहते हैं कि हमारे अपने घर में अगर हम उसको सीधा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। देखिए ये बदलाव है, ये बदलाव है हमारी सोच में। आज की जनरेशन में तारिक भाई और अजय भाई और हम और मैं, आज की जनरेशन है, हमारे से जो बड़े हैं वो थोड़े पीछे रह गए अब हमसे। तो हमारी सोच में क्या है, हमें सबको सरकार चाहिए और सुदृढ़ सरकार चाहिए, दुरा सरकार नहीं चाहिए। तो देखिए अगर हम ये कहते हैं कि योगी सरकार के पिछले 3 साल का ये देखें कि यहाँ पे एनकाउंटर किए, हमने ये इस चीज में भी हम इस चीज से भागेंगे नहीं कि हमने पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया। महिलाओं ने भी आके बोला कि हम बाहर जा सकते हैं, देर रात घूम सकते हैं, पार्क में बैठे हैं। वो मन चलो कभी देखो किससे हुए हैं, इसमें कोई भागने की बात नहीं है, तो ऑन रिकॉर्ड का मसला है। तो मैं अगर इसके अंदर कितना ही छुपाने की कोशिश करूं, वो हो नहीं सकता, वो फाउंडेशन नहीं लगा सकता मैं उसके ऊपर और उसको चमका नहीं सकता। तो जो सच है वो सच है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि यदि पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल में अगर शांति से गुजर गया समय और गत कुछ दिनों में एकदम से ही थोड़े से ये जो इंसिडेंट्स है वो एकदम से ही उभर रहे हैं, वो दो राय नहीं है उसके अंदर की लॉ एंड ऑर्डर में तो कमी है ही। ठीक, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुस्तैदी कम हुई। वो क्या कहते हैं, व्हेन द कैट इज अवे माइस मेक मेरी एंड प्ले। तो मुस्तैदी कम हुई तो इंसिडेंट्स भी हुए। तो ये तो छानबीन का मसला है ही कि गत कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ही क्राइम ग्राफ ऊपर चला गया, एकदम से ऐसे ऐसे मसले हो गए। हमारे वो जो जर्नलिस्ट भाई थे उनके साथ हुआ गाजियाबाद में, वो कैसे हो गया। ये छानबीन का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक सुदीक्षा जी की बात है, वो मैं दिल से कह रहा हूं, मैं अभी इसलिए उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। मेरे को भी बड़ा रोष है और बड़ा गुस्सा है, और मेरे को लोग जानते हैं बेटूक दो टूक बोलना। ठीक है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचेगा। जो सच है वो सच है और जो गलत है वो गलत है। तो ऐसा है कि, लेकिन मैं बोलना ये पूरा घटनाक्रम वैभव अग्रवाल कैसे देख रहा है? एक्सीडेंट है या छेड़खानी से जुड़ा वाला एंगल भी हो सकता है? क्योंकि पुलिस तो कह रही है ये आगे टोल नाका था, आगे वाले ने एकदम ब्रेक लगा दिए, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। सिर्फ 10 सेकंड। हाँ, मैं बिल्कुल इसके ऊपर मेरी सरकार है इस समय, तो अगर मैं विपक्ष में होता तो शायद मैं कुछ अपने व्यूज प्रस्तुत कर सकता था। और मैं दिल से कह रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से देश के कॉन्स्टिट्यूशन का और इसका इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर का सम्मान करते हुए लारी साहब कुछ कहना चाहते हैं। लारी साहब रिस्पॉन्ड। लारी साहब, लारी साहब आवाज मिल रही है क्या? चलिए लारी साहब का रुख जरूर लेंगे, उससे पहले अजय अरोड़ा साहब भी अपना हाथ उठा रहे थे, मैंने नोटिस किया। अजय जी बताइए। लेकिन देखिए इस डिबेट पे कम से कम ये बात है कि वैभव जी बिल्कुल कह रहे हैं कि विपक्ष हो या कोई हो, अच्छी तरीके से बात हो रही है। और प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, आपकी पार्टी से जुड़े तमाम नेता, आपके प्रदेश अध्यक्ष पहले भी कई बार पत्र लिख चुके हैं। देखिए व्यवस्थाएं क्या है, ठीक है, लेकिन विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है। अगर आपके पास कोई रोड मैप है, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे हमारी पुलिस वाकई हाईटेक हो जाए, तो आप वो दीजिए ना सरकार को। रोहित जी, हमने समय समय पे सलाह दी, ठीक है, और हमने मजबूत विपक्ष की बात करते हैं। और अभी हमारे साथी वैभव जी ने बड़े अच्छे विचार रखे और मैं सम्मिलित हूं। लेकिन इन्होंने जब हमारी बात सिर्फ विचार से क्या करना है? मां के नीति भी तो चाहिए, पॉलिसी भी तो चाहिए, सिर्फ अच्छे विचार से क्या है? अभी सुनिए रोहित जी, जिस प्रकार से वैभव जी ने बात रखी कि इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक, अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं तो पुलिस को क्लीन चिट, एसपी को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए थी, पहली बात। दबाव है कुछ पुलिस प्रशासन के ऊपर, और हम सब महसूस कर रहे हैं। लारी साहब भी सुनिए, हम क्या महसूस कर रहे हैं रोहित जी। मैंने जो अभी वैभव जी ने बात की कि 10 से 20 दिनों में ऐसा कुछ हो गया, तो कहीं ना कहीं एक चीज है, एक होता है डर। ठीक, अपराधियों में डर खत्म हो रहा है, उस डर को वापस लाना होगा हमें। यह हमारा सुझाव है सरकार से। जो अपराधी हैं
जो कानून का उल्लंघन करते हैं उन पे डर होना चाहिए। डर होना चाहिए। जब तक डर नहीं होगा ये अपराध बढ़ते रहेंगे और कहीं ना कहीं डर खो गया है, डर खत्म हो गया है, उस डर को वापस लाना होगा। ये हमारी सलाह है। बिल्कुल ये सलाह है। लारी साहब अगर हमारे साथ हैं, लारी साहब अब नहीं है फिलहाल, बहुत शुक्रिया करेंगे। देखिए ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लंबी और घंटों बहस हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सिर्फ बहस नहीं करना, यहां से कुछ निकलकर सामने आए और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का बेटी पढ़ाओ का जो ये स्लोगन है सिर्फ दीवारों पर नजर ना आए। वाकई इसमें सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी समाज की भी है। अगर ये मामला छेड़खानी से जुड़ा है तो आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया करेंगे। वैभव जी बहुत धन्यवाद आपका, अजय साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लिस्ट है वो फॉरवर्ड कीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। उम्मीद यही कि कुछ ना कुछ सार्थक और सकारात्मक निकलकर जल्द से जल्द सामने आए और कानून व्यवस्था अगर वाकई किसी दुर्गति में है तो उसकी तस्वीर बेहतर हो और जल्द से जल्द हो। फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा अंतराल, खबरों का दौर लगातार जारी है। सारा प्रणाम।